तो भैया आज के वीडियो में देखा जाएगा सतत आवेश वितरण क्या है और गॉस की प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दिल थाम के बैठिए और अच्छे से स्टडी करिए, कॉपी पेन लेके एकदम तैयार हो जाओ। तो देखो सबसे पहले तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है यही आपसे कम से कम 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखो आवेश वितरण क्या है। सतत का मतलब होता है लगातार, आवेशों का वितरण, है ना। यानी जब किसी चालक पर आवेश समान रूप से वितरित होता है तो उस वितरण को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। यानी इस चालक के ऊपर आवेश किसी एक कोने पर उपस्थित नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे चालक पे फैला होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप खेत सींचते हो, खेत को चालक समझ लो और खेत के किसी एक कोने आप पानी डालते जाओ तो उसे हम बोलेंगे बिंदु आवेश। और अगर वो पानी समान रूप से पूरे खेत में फैल जाए तो हम बोलेंगे ये जो प्रक्रिया हुई है वितरण की, इसे बोलेंगे सतत पानी का वितरण। और आवेश अगर इसी तरीके से वितरित हो जाए तो उसे हम बोलेंगे सतत आवेश वितरण। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये वितरण होता कितने प्रकार का है। तो भैया सतत आवेश वितरण ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है लंबाई पर, एक होता है पृष्ठ पर, और एक होता है आयतन पर। यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लंबाई पर, यानी अगर एक लंबी सी रेखा है तो उस पर चार्ज किस तरीके से वितरित होता है। तो रैखिक आवेश वितरण भी हम इसे कहते हैं या रैखिक आवेश घनत्व भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है। तो देखो अगर कोई एक चालक है अपने पास इस तरीके से, तो उस पे आवेश ना इस तरीके से वितरित हुआ होता है, पूरे पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब जब कोई आवेश क्यू किसी लंबाई यल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवेश वितरण बोलते हैं। और प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। है ना, ये जो वितरण की प्रक्रिया होती है इसे हम लोग घनत्व के द्वारा नापते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जिसके आगे एकांक शब्द लग जाता है वो बटे में चला जाता है। कौन वितरित हो रहा है आवेश, तो आवेश कहाँ लिख दिया गया, ऊपर। और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपान यल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करेगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी पृष्ठ पर आवेश क्यू, यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ ए पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और उसको मेजर करने का जो तरीका वो होगा, क्या होगा कि पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। क्योंकि इस बार अगर कोई पृष्ठ है तो पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश है यहाँ जो है एकांक शब्द जुड़ा हुआ है किसके साथ, क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल कहाँ चला गया, बटे में चला गया। इसी तरीके से अगर आपसे आयतन आवेश घनत्व पूछे, घनत्व से पहले अगर पूछे आयतन आवेश वितरण बताओ, तो यहां से लिख लोगे आप कि जब कोई आवेश क्यू किसी आयतन V पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होता है, क्यू बटे वी। क्योंकि इस बार जो एकांक शब्द जुड़ा हुआ है वो किस में जुड़ा हुआ है, आयतन में जुड़ा हुआ है। तो ये जो सतत आवेश वितरण हमने सीखा, इनके मात्रक भी फटाफट से देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम और मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। बीमा क्या हो जाएगी, कूलाम की बीमा होती है 80 और मीटर की बीमा होती है यल। यल नीचे है, जब ऊपर ले जाओगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसकी बीमा निकालना चाहो तो इसकी बीमा आराम से निकाल सकते हो, और मात्रक भी। तो क्यू का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम। और यहाँ पे ये मात्रक क्या होता है, ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्यारे अगर आप इसकी बीमा निकालना चाहते हो, ये तो हो गया मात्रक। अगर हमसे बीमा बोल दे कि भैया बीमा बता दो, तो बीमा कैसे निकालेंगे, देखो सी का मात्रक होता है 80 और इसका क्या होता है यल स्क्वायर। यल ऊपर चला जाएगा तो यल की घात -2
AT ये इसकी बीमा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इसका आयतन पूछ ले, मतलब मात्रक हमसे पूछ ले, तो आप बोलोगे कूलाम बटे आयतन को हम लोग नापते हैं मीटर क्यूब में। तो इसकी जो बीमा निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, L-3 AT निकल करके आ जाएगी, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सतत आवेश वितरण बहुत प्यारी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉस की प्रमेय को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय पर। देखो प्यारे, गॉस की प्रमेय समझने से पहले हमें एक बहुत ही प्यारी टर्म समझनी पड़ेगी, जो कि है घनकोण। घनकोण कब बनता है आप ऐसे समझ लो, अगर आपने बचपन में आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली या लाई बनवाया होगा, तो उस सिचुएशन में जो वहां पे एंगल क्रिएट होता है अंदर की तरफ, वहां जो कोण बनता है वो क्या होता है, घन कोण कहलाता है। ठीक है, तो वो 3D में होता है, आप इतना जान करके चलिएगा। जैसे मान लो कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से मैं ऐसा तिरछा तिरछा एक हिस्सा काट लूं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, देखो ये 2D में दिख रहा है पर ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, इस तरीके से, मतलब देख पा रहे हो, 3D में एंगल क्रिएट होगा, 2D में नहीं। एक आप समझ लो कि इस कोण को हम घन कोण बोल रहे हैं, ये 3D में क्रिएट होगा, 3D में। तो 3D में क्रिएट होने वाले कोण जो है वो क्या है, घन कोण है यहाँ पे। तो ये कब बनता है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ के द्वारा इस बिंदु पे कितना कोण अंतरित हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। घनकोण को हम किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से। इससे व्यक्त करते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एक पृष्ठ है अपने पास, इस पृष्ठ से हमने ये हिस्सा काट लिया, बहुत छोटा हिस्सा काटा है जिसे हमने डीए नाम दे दिया है, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल ए है, केवल इतना क्षेत्रफल हमने लिया है, तो इस छोटे क्षेत्रफल को क्या बोल दिया है, डीए बोल दिया है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। इनके बीच में कोण अगर थीटा है, तो जो डी ओमेगा का मान आएगा यहाँ पे, डी ओमेगा का मान आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आएगा। और एक और टर्म आपको याद रखनी है कि जब डी ओमेगा का हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, डी ओमेगा का समाकलन क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डी ओमेगा बनेंगे। मान लो यहाँ से एक और पृष्ठ काटा, यहाँ से एक और पृष्ठ काटा, तो खूब सारे डी ओमेगा बनेंगे, सबको जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आप समझ गए हो तो अब हम लोग आते हैं गॉस की प्रमेय पे। देखो प्यारे, गॉस की प्रमेय तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में इसके कथन से लेकर के उत्पत्ति तक सब छाप लीजिए अपने दिमाग के अंदर, है ना। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होगा। अब गॉस के प्रमेय का सत्यापन कैसे करें हम लोग, वो देखो बहुत ही प्यारा है। चित्र सिमिलर बनेगा, चाहो तो यहाँ बना दें, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा अपना, है ना। ये अपने से काम चल जाएगा यहाँ से। मान लो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू, बिंदु ओ नाम दे सकते हो आप, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कितनी तीव्रता होगी, तो आप बोलोगे सर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से देखते रहना, है ना। जहां ना समझ में आप कमेंट करके बता सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे 3-4 लेक्चर पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है उसकी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण, भाई इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे कितनी तीव्रता होगी, इतनी होगी। इतनी बात क्लियर है सभी को, क्यू अपान आर स्क्वायर पर, यहां से यहां तक की दूरी आर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस डीए पृष्ठ से, ये जो छोटा सा हमने पृष्ठ काटा है ना, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल के जा रहा है। तो आप बोलोगे डीए पृष्ठ से, डीए पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, छोटकू से पृष्ठ से कितना फ्लक्स बहरे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स पूरा डी, अगर डी शब्द प्रयोग कर रहे हो यहां भी लगा दो, क्योंकि पूरे फ्लक्स की तो बात हो नहीं रही है। देखो पूरा पृष्ठ इतना है, इससे बहुत सारा फ्लक्स बाहर जाएगा। हम लोग एक छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, तो इसलिए इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए डीए लिखे हैं। तो जो फ्लक्स भी लेंगे वो क्या लेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे कि मान लो इतना फ्लक्स है। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब आप चाहे यहाँ ए लिखो या यहाँ यस लिखो, चाहे डीएस लिखो और चाहे डीए लिखो। यस का मतलब सरफेस एरिया, ए मतलब एरिया, दोनों का मतलब क्षेत्रफल होता है, यानी ई बराबर डीए कॉस थीटा होता है। अब अगर हम इस डीए वाले हिस्से को हटा दें और पूरे का क्या कर दें समाकलन, तो हमें पता चल जाएगा इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स बहरे जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे, संपूर्ण पृष्ठ से, देखते रहना ध्यान से है ना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा प्यारे। संपूर्ण फ्लक्स की बात करोगे तो आप उस बंद पृष्ठ का क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, है ना। इधर भी आप समाकलन जब कर देंगे, यहां आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो जरा, डी फाई का समाकलन करोगे, ढेर सारे फाई फाई मिलकर के क्या आ जाएंगे, फाई ई के बराबर आ जाएंगे, पूरे पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। ई ई का मान कितना होता है बताओ आप, ई का मान आपने यहाँ रखा होगा ना समीकरण 1 से, भाई ई का मान उठा के यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी कॉस थीटा। अब एक बात बताओ प्यारे, डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था, इसीलिए सिखाया था क्योंकि रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है ये वाला हिस्से। देखो इस हिस्से को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। मैं इधर वाला मिटा दूं क्या, इधर वाला हटा दूं, अपने पास जगह की शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज के लिए मैं इधर वाला हिस्सा हटा देता हूं। बाकी एडजस्ट करने की जगह अपने पास है नहीं, इतने में प्रयास करते हैं अगर एडजस्ट हो जाए तो। देखो एक लाइन तो यहाँ नीचे लिख दे, क्या पता दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं फटाफट से देख लूं। हाँ दिख रहा है, हो जाएगा इतने महीने से। देखो यहाँ से आ जाएगा पाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन फाई लगा, देखो डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो डी ओमेगा। भैया यहाँ ओमेगा है यहाँ क्यों है, तो क्यों उसके परिप्रेक्ष्य में तो कांस्टेंट निकला, कांस्टेंट निकला तो उसको बाहर खींच लो, बाहर खींचोगे तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब जो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अंदर बच जाएगा डी ओमेगा। अब इस डी ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई होता है, तो यहाँ पे 4 पाई रखो आप, फाई ई बराबर आ जाएगा आपके पास क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा का मान हम उठा के रख देते हैं 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, और जो मेन फार्मूला हम लोग तलाश कर रहे थे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, गॉस की प्रमेय होती है। उम्मीद बहुत मक्खन तरीके से समझ गए होंगे। एक बात आप याद रखना प्यारे, ये जो फ्लक्स का मान है ना, ये आवेश की आकार मतलब इस पृष्ठ की आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता। मतलब अगर आप गोल पृष्ठ ले लो, उसी पृष्ठ को ऐसे ऐसे दबा दो, उससे फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और दूसरा, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति और गति पर भी डिपेंड नहीं करता, यानी यहां आवेश स्थित है तब भी फ्लक्स उतना आएगा, ये वाला अगर यहां स्थित होता तब भी उतना ही आता, गति कर रहा होता तब भी उतना ही निकल कर के आता। फ्लक्स के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक क्लियर है सभी को। तो अगर यहां तक क्लियर है तो एक और बात आप समझ लो, जो ये गॉस का नियम लगता है, ये लगता है बंद पृष्ठ के लिए। बंद पृष्ठ को हटा दोगे इनका नियम लुल हो जाएगा। तो बंद पृष्ठ के लिए लगता है, इसीलिए हम लोगों ने ये जो फाई लगाया है ना, ये क्या लगाया है, बंद कर दिया है। इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हो आप। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है गॉस की प्रमेय आपको एकदम मक्खन हो गई होगी। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा।
फिर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियोस लेकर के आएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।